हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 6 क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है विविधता है भेदभाव। इंग्लिश में इसको बोला जाता है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसका नाम था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, यानी विविधता की समझ, जिसमें हमने जाना था कि विविधता कितने प्रकार की होती है, किस तरह से भारत में विविधता है, किन किन आधार पर है, धर्म, भाषा, रहन सहन, नस्ल, कितने प्रकार की विविधताएं होती हैं। ठीक है, ये सब हमने पिछली क्लास में जाना था। आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं विविधता और भेदभाव में क्या अंतर है। किसे कहते हैं विविधता और किसे कहते हैं भेदभाव। स्टार्ट करते हैं। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है और फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूह में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो हमें बहुत दुख होता है, हमें गुस्सा आता है और असहाय महसूस होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे एक चित्र बना हुआ दिख रहा है, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, जिसमें कि हम एक तो इनके पहनावा, फिर इनकी जो पिक्चर है, इनसे ही हमें बहुत सारे विविधताओं का पता चल रहा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, ये सभी इन्होंने क्या किया हुआ है, सबके हैंड्स पकड़े हुए हैं, विविधता को इन्होंने दर्शाया हुआ है। और विविधता में मैंने आपको बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि विविधता होती है तो उसको हमें एकता की तरह लेना चाहिए, और विविधता एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं, कौन से उत्सव मनाते हैं, कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, हमारे रहने की जगह। हमने देखा था कि इंडिया में अगर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र था, साउथ की तरफ आते हैं तो तटीय क्षेत्र है, पश्चिम की तरफ जाते हैं तो रेगिस्तान का इलाका है। इस तरीके से भौगोलिक दृष्टि से भी भारत में विविधता पाई जाती है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाजा लग जाता है कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। ठीक है, तो संसार में जो है बच्चों, क्या है, संसार में मुख्यतः 8 प्रकार के धर्म हैं और ये सारे धर्म भारत में पाए जाते हैं। भारत में करीब 1600 के करीब भाषाएं हैं, लेकिन संविधान में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। यह विविधता हमें खुश होने का कारण, कई बार क्या होता है, यह विविधता यूनिटी तो दिखाती है, लेकिन कई बार जो यह विविधता है हमारे खुश होने का कारण नहीं बन पाती है। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं जिनके साथ, जो हमारे जैसे दिखते हैं, जो हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, जिनका पहनावा हमारे जैसा है, जो हमारे जैसा खाते हैं, जो हमारी तरह सोचते हैं। ठीक है, तो कई बार हम उन्हीं लोगों के साथ रहना, हमें उन लोगों का साथ पसंद होता है। बेसिकली इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं, हम जो है यहाँ पे 2 वोकैब दी हुई हैं, 2 शब्द हैं जिनको हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। पहला है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह जिसे इंग्लिश में प्रीजुडाइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रीजुडाइस। ठीक है, पूर्वाग्रह के बारे में ये तो हो गया फर्स्ट, पूर्वाग्रह। दूसरा, हम इसमें एक और शब्द को समझने वाले हैं जिसको बोलते हैं रूढ़िबद्धता, जिससे इंग्लिश में बोला जाता है स्टीरियोटाइप। तो इन 2 शब्द का अर्थ क्या है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह बेसिकली इसको हम नेगेटिव वे में लेते हैं। एक बच्चों, पूर्वाग्रह जो शब्द है वो नेगेटिव, नकारात्मक शब्द है। यहाँ पे देखिए पूर्वाग्रह अलग से आपको दिखाया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि हमारी जो सोच है वो किसी के प्रति किस तरीके से पहले से ही नकारात्मक होती है। मान लीजिए कि मैं धर्म की बात करूं, मेरा धर्म या हिंदू है, और अगर मेरा धर्म दूसरा है, मुस्लिम है, तो मेरे दिमाग में ये रहता है कि ये मुस्लिम है, मुझे इससे अलग रहना है। ये नकारात्मक सोच हमारी हर तरीके से
रहन सहन पे, खान पान पे और भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जैसे कि मैं आपको एक बताऊं कि मान लो आपकी क्लास में कोई न्यू एडमिशन बच्चा आता है और वो उसको जो है इंग्लिश बोलनी बहुत अच्छी आती है, और अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश बोल रहा है तो हमारे दिमाग में थॉट बन जाता है कि ये बहुत ही पढ़ा लिखा है, हाँ काफ़ी, हाँ इसकी जो एजुकेशन है हाई क्वालिटी की है। तो ये हमारे दिमाग में क्या थॉट बन जाता है, और जो हमारे दिमाग में थॉट है वो क्या बनती है, वो नेगेटिव बनती है किसी भी चीज़ को लेके। जैसे कि एक एग्जांपल गांव और शहर का हम लेते हैं, यहाँ पर डिस्कस लिखा भी हुआ है। गांव और शहर का जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हम क्या सोचते हैं, जो ग्रामीण लोग हैं वो ज़्यादा एजुकेट नहीं होते हैं, हम ये हमारी थिंकिंग है। ग्रामीण लोग जो हैं वो ज़्यादा एजुकेट नहीं होते, वो सिर्फ खेती करते हैं, पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, ठीक है। ग्रामीण जो लोग हैं वो खेती खेती वगैरह करने में ही, दूध उत्पादन करने में ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, पढ़ाई की तरफ, शिक्षा की तरफ उनका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन यहीं एक तरफ हमारी सोच शहरी लोगों को क्या लेके बनी हुई है कि जो शहरी लोग होते हैं उनका जीवन बड़ा आसान होता है, ठीक है, बहुत बड़े आलसी होते हैं शहर के लोग, है ना, अपने परिवार के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोगों को हमेशा पैसे की चिंता लगी रहती है, शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। ये सभी क्या है, ये सभी हमारे दिमाग में जो है नकारात्मक थिंकिंग है। पूर्वाग्रह से क्या होता है, पूर्वाग्रह से हमारी जो सोच है, पहली बात तो पूर्वाग्रह जो है एक नकारात्मक शब्द ही है। जो हमारी सोच है वो नकारात्मक बन जाती है, हम पहले से ही किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं, लेकिन हम उसके बारे में जानते ही नहीं है, हम धारणा बना लेते हैं, और वो धारणा क्या होती है, वो धारणा होती है गलत। जब हम सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई तरीका ही सबसे अच्छा है और या सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते, ठीक है। जब हमारे दिमाग में थॉट आ जाता है इससे किसी भी पर्सन को लेकर, जब हमारे दिमाग में थॉट आ जाता है तो हम नकारात्मक थॉट आ जाता है तो हम उसकी इज्जत नहीं कर पाते, उसी काम को दूसरी तरीके से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है तो दूसरी भाषाएं महत्वपूर्ण नहीं है, ये हम सोचते हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने दो बच्चे हैं, एक बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती है और एक बच्चे को बहुत सारी भाषाएं आती है, कन्नड़ आती है, मलयालम आती है, उसको बंगाली आती है, बहुत सारी भाषाएं उसको बोलनी आती हैं, पर हमारे दिमाग में क्या सोच रहती है कि नहीं, जिसको इंग्लिश आती है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और जिसको जहाँ इतनी सारी भाषाएं आती हैं वो इंटेलिजेंट नहीं है। फिर भी क्यों, क्योंकि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि जो इंग्लिश बोलना जानता है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी क्वालिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। लेकिन जहाँ एक तरफ दूसरा बच्चा है जिसने इतनी सारी भाषाएं वो जानता है पर वो इंग्लिश नहीं जानता, तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, ये हाई क्वालिटी, इसकी जो एजुकेशन है वो हाई नहीं है। ये हमारे दिमाग में क्या है, नकारात्मक सोच है। तो हम अन्य भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे, परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, धार्मिक आधार पर हो सकते हैं, उनकी चमड़ी यानी उनके रंग, फेस कलर को लेके हम पूर्वाग्रह हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जो साउथ अफ्रीका में भी काले गोरे को लेके बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। आज ये भेदभाव थोड़ा मतलब अब बेसिकली ये जो भेदभाव है अब कम है। वहाँ क्या हुआ करता था कि रहने के लिए जो बस्तियां हैं वो भी कालों की अलग और गोरों की अलग। जो गोरे लोग थे वो कालों की बिल्कुल, जिनकी मतलब स्किन काली है, उनकी बिल्कुल इज्जत नहीं किया करते थे। इसी को लेके वहाँ पर अपार्थाइड मूवमेंट भी चलाया गया, जो कि सक्सेसफुल, नेल्सन मंडेला द्वारा चलाया गया, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और वहाँ पे आज भेदभाव खत्म हो गया है। भेदभाव हम इंडिया में भी देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं, जब ये विविधता को हम नकारात्मक रूप से ले लेते हैं तो हमारे दिमाग में भेदभाव उत्पन्न हो जाते हैं धर्म के आधार पर। जैसे मान लीजिए अगर कोई पर्सन है, वो रूम रेंट के लिए लेने आता है और वो मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता है, तो जो अगर वो हिंदी
हिंदू समुदाय के घर, हिंदू कम्युनिटी में जाता है और रूम रेंट के लिए लेता है, तो वहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि नहीं ये मुस्लिम है, हम इसको रूम रेंट पर नहीं देंगे। या फिर अगर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में जाता है, वो रूम रेंट के लिए जाता है, तो वहाँ पे लोगों के मन में धारणा है कि नहीं ये हमसे अलग है, हमारे दिमाग में उसके लिए नकारात्मक सोच बन जाती है। तो ये धर्म के आधार पर हो गया, रंग के आधार पर हो गया, भाषा के आधार पर हो गया, कपड़े, हम किस तरीके से कपड़े पहनते हैं, हमारे पहनावे के आधार पर हम जो है पूर्वाग्रह किसी के दिमाग में बना लेते हैं। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम जो है उनसे दोस्ती भी करना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से जो है हमारे व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। कहीं ना कहीं हमारे इस व्यवहार से जो लोग हैं वो दुखी हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए घर में ही बात करते हैं, लड़के और लड़की, लड़के और लड़कियों के बीच में भी क्या होता है, भेदभाव होता था। अब नहीं होता है। पहले होता था, कैसे होता था कि लड़कियों को बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी, लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। ऐसा समझा जाता था कि लड़कियों का जो काम है वो घर में बैठकर ही करने वाला होता है, जो घर का सफाई और खाना बनाना ये काम लड़कियों का है, और लड़कों का क्या काम है, बाहर जाके कमाना, पढ़ना, अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेना, और फिर बाहर जाके घर से बाहर जाके कमाना, ये लड़कों का काम हम मानते हैं। ये ऐसा आज भी है, ये चीज़ तो आज भी आपने देखी होगी कि सपोज दैट आपके घर का ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपके घर में आप हो, आप एक लड़की हो, आप हो, और आपका भाई है, वो लड़का है, ठीक है, भाई तो लड़का ही होगा, ठीक है। तो जो मम्मी है वो खाना बनाने के लिए किससे कहेंगी, आपसे कहेंगी या फिर आपके भाई से कहेंगी? आपसे कहेंगी ना। क्यों? क्योंकि पहले से हमने सोच बनाई हुई है, ये सोच हमारी क्या है, नकारात्मक है। अगर दो भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं, है ना, तो किस लिए लड़ रहे हैं कि जा आज तो ना झाड़, मतलब लड़का क्या कह रहा है अपनी मम्मी से कि मम्मी ये झाड़ू पोछा लगाएगी, ये मेरा काम नहीं है। क्यों भाई, क्यों तुम्हारा काम नहीं है? ये काम पर किसी का नाम लिखा होता है? नहीं। लेकिन क्या है, धारणाएं बनी हुई हैं कि काम बटे हुए हैं, लड़की क्या काम करेगी, लड़का क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें भेदभाव। क्या है ये? भेदभाव ही तो है। हम क्या सोचते हैं, लड़कियां क्या होती हैं, लड़कियां इमोशनल होती हैं, लड़के क्या होते हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं। क्यों? लड़के क्यों नहीं रोते? रो सकते हैं, रोना तो उन्हें भी आता है, दुख तो उन्हें भी होता है, पर धारणाएं बनाई हुई हैं हमने कि नहीं लड़का है तो रोएगा नहीं, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोने के लिए ही बनी है ना। तो ये हमारे दिमाग में क्या है, नकारात्मक थॉट है। लड़कियां खाना बनाएंगी, लड़के नहीं बनाएंगे। बेसिकली कहा जाता है कि क्लीनिंग और कुकिंग का काम लड़कियों को होता है, लड़कों का नहीं होता। क्यों भाई, लड़के के हाथ में कांटे लगे होते हैं क्या कि वो खाना वाना नहीं बना सकते? और जहाँ तक हम आज देखते हैं कि जो रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादातर लड़के ही शेफ़ होते हैं और खाना कितना अच्छा बनता है। लेकिन घर में हमें सिखाया जाता है कि लड़कियां ही खाना बनाएंगी। ये क्या है? भेदभाव ही तो है। लड़का है वो बाहर कमाने जाएगा, क्यों लड़कियां नहीं जा सकती? लड़कियां भी तो जा सकती हैं। ये हमारे दिमाग में एक थॉट बने हुआ है और जो कि एक नकारात्मक है। यहाँ पे आपको सूची दी गई है कुछ कामों की, जिन्हें आपको अलग अलग करना है कि क्या क्या काम यहाँ पे लड़कों का दिया गया है। लिखना है कि लड़कों का क्या काम है और लड़कियों का क्या काम है, इनमें से इन सब में से छांट कर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ कार्टून के माध्यम से भेदभाव को दर्शाया गया है। जैसे पढ़ते हैं हम इसको। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। ये एक व्यक्ति है जो दोनों तरफ से, मतलब ये जो है बैसाख के उसके डंडी के सहारे से चलता है। ये क्या बोलता है कि मेरे बारे में लोगों की क्या थिंकिंग है। लोगों की थिंकिंग है कि मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ, कभी मैं इतना दुखी हो जाता हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। और ये नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? ये जो व्यक्ति है ये पूछ रहा है कि अगर मेरी जैसी स्थिति होती तो तुम क्या करते? अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ये जो है अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो पा रहा है, और हम क्या करते हैं, उसके साथ भेदभाव से करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमारी क्लास में या हमारा कोई सहपाठी ऐसा होता है तो हमारे दिमाग में थॉट आ जाता है। क्या आ जाता है? नकारात्मक थॉट आ जाता है कि ये हमारी तरह नहीं है,
हम उसको अपने समूह में शामिल नहीं कर पाते, हम उसका मजाक बनाने लगते हैं। ये चीज़ क्या है, ये गलत है। और यही हमारे दिमाग में जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट बनता है वो वही क्या है, वही पूर्वाग्रह है। एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, क्या उसका दिमाग सही नहीं, ये एक क्यों ऐसा कहते हैं लोग, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। ये हमारी थिंकिंग है, ये लोगों को लेकर नकारात्मक थिंकिंग हमारे मन में बन जाती है। कैसे, अब ये अपने पैरों पर नहीं ठीक से खड़ा हो पाता है, नहीं चल पाता है, तो लोग क्या सोचते हैं, जैसे होता है ना, अगर थोड़ी सी किसी के पैर में चोट लग गई है, वो देखेंगे नहीं कि उसके पैर में चोट लगी है जिसकी वजह से वो थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, हम सोच लेंगे कि ये तो पागल है। जब हम देखेंगे ही नहीं कि भाई अगले के पैर में चोट लगी हुई है जिसकी वजह से वो इस तरीके से चल रहा है, और हम थिंकिंग बना लेते हैं कि इसका तो दिमाग चलता है, ये जो है दिमाग से पागल है, हम ऐसा थिंकिंग करने लग जाते हैं। पहले से ही किसी के बारे में नकारात्मक थॉट बना लेते हैं, और वो थॉट इतना गलत बना लेते हैं कि हम फिर उससे दोस्ती, हम उनसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं, जो कि गलत होता है। अब बात करते हैं हम रूढ़िबद्ध धारणाएं की। स्टूडेंट्स, जो ये रूढ़िबद्ध है, इसका अर्थ क्या होता है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो रूढ़िबद्ध धारणा होती है, जो स्टीरियोटाइप थिंकिंग होती है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये जो थिंकिंग है रूढ़िबद्ध, जो हमने प्रेजुडाइज पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था कि वो सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग ही होती है, लेकिन स्टीरियोटाइप ऐसा नहीं है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है किसी को लेकर और नेगेटिव भी हो सकती है। कई बार हम किसी खास धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेते हैं। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समय में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बना लेना वाजिब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम धर्म के आधार पर बात करते हैं, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है, हमने देखा कि किसी ने क्राइम करा है और हम उसका धर्म देख लेते हैं। क्या हमें उसके धर्म के बारे में अगर पता चल जाता है कि वो जो जिसने क्राइम करा है वो हिंदू है था, या जिसने क्राइम करा है वो मुस्लिम था, तो हमारे दिमाग में जो दूसरी कम्युनिटी के लोग होते हैं, दूसरे धर्म के लोग जो होते हैं, वो थिंकिंग बना लेते हैं कि अगर मैं मुस्लिम हूँ और किसी हिंदू ने क्राइम करा है, तो मेरे दिमाग में थॉट बन जाता है कि हर हिंदू ही जो है वो क्राइम करता है। या अगर मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम के लिए मेरे दिमाग में थॉट बन जाएगा कि हर मुस्लिम, अगर वो क्राइम करने वाला मुस्लिम है, थॉट बन जाएगा कि हर मुस्लिम क्राइम करता है। तो ये जो है गलत चीज़ है। ऐसी धारणाएं हम बना लेते हैं धर्म के आधार पर। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती हैं। हम उनके बारे में जान भी नहीं पाते हैं, लेकिन धारणाएं हमारे दिमाग में पहले ही बन जाती हैं। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति की अपने कुछ खास गुण और क्षमताएं भी हैं जो कि दूसरों से अलग हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती हैं। जैसा माना जाता है कि हवाई जहाज उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? एक एग्जाम्पल है, हमने लड़के और लड़कियों की बात की कि लड़कियां जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं, लड़के जो हैं वो रोते नहीं हैं, लड़कियां जो है वो पायलट नहीं बन सकती, लड़कियां बाहर कमाने नहीं जा सकती, लड़कियां सेना में नहीं जा सकती। लड़कियां क्यों नहीं जा सकती, ये हमारे दिमाग में थॉट है। अगर मान लो कि घर में कोई मेहमान आते हैं, घर में कोई मेहमान आया है, आपके घर में भी कई बार मेहमान, रियल लाइफ एग्जांपल है, आपके घर में भी कोई मेहमान आया है, मम्मी क्या कहती हैं, मम्मी जो है वो आप और आपके भाई दोनों टीवी देख रहे हैं, मम्मी क्या कहेंगी, मम्मी सिर्फ लड़की को बुलाएंगी कि अगर लड़की का नाम प्रिया है और लड़के का नाम प्रीत है, तो मम्मी क्या कहेंगे, प्रिया पानी लाना, ये घर में मेहमान आए हैं, एक गिलास पानी ले आओ। क्यों प्रिया को ही क्यों आवाज़ मारी जाती है, प्रीत को क्यों नहीं, मतलब लड़के को क्यों नहीं, है ना? तो ये थिंकिंग है कि जो ये काम है ये लड़कियों के हैं, घर के काम।
घर के काम लड़कियों के हैं और जो बाहर के काम है वो लड़कों के हैं। ऐसा हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो स्ट्रांग नहीं होती। जो जिम है या फिर जो स्टंट का काम है वो लड़कियां नहीं करती, वो कौन करते हैं, लड़के करते हैं। लड़कियां सिर्फ रोने का काम करती हैं। ऐसा एक तरीके से तो ये वाली बात हो गई जी कि ब्रह्मा जी ने सारी ताकतें लड़कों को दे दी और लड़कियों को देने के लिए कुछ नहीं बचा। तो उन्होंने क्या सोचा कि लड़कियों को आंसू दे दिए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना लड़कियां रोती हैं, लड़के नहीं, लड़कियों को आंसू दे दिए जाते हैं कि लड़कियां रोएंगी और लड़के स्ट्रांग हैं। क्यों भाई, लड़के भी तो रो सकते हैं और लड़कियां उनको, लेकिन जो लड़कियों के आंसू है ना वो एक हथियार की तरह, ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें स्ट्रांग नहीं बनाया पर मैं तुम्हें एक हथियार देता हूँ, वो है आंसुओं का हथियार। और लड़कियां करती हैं, आंसू बहाती हैं और अपनी जिद बनवाती हैं। ये तो एक छोटा सा मजाक हो गया, ठीक है। लेकिन हमारे मन में जो धारणाएं हैं वो बनी हुई हैं ऐसी लड़की और लड़कों को लेकर। तो ये धारणाएं हम हमारी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भी बनी होती हैं। ये सभी क्या हैं, धारणाएं हैं। अब बात करते हैं असमानता और भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। देखो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ, ये है डाइवर्सिटी, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, ये है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के दो पहलू होते हैं। क्या पहलू होते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विविधता। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ मैं। इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी। पॉजिटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं जब विविधता होती है, उसको पॉजिटिव वे में देखी जाती है तो वो बन जाती है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, वो एकता बन जाती है। और अगर हम नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो वो क्या बन जाते हैं, वो दो तरीके से बन जाती है, प्रिजुडाइज और स्टीरियोटाइप, यानी पूर्वाग्रह। शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही है बच्चों में यहाँ पे, पूर्वाग्रह या फिर रूढ़िबद्ध धारणा, इस तरीके से। तो ये जो डाइवर्सिटी है, अगर हम इसको पॉजिटिव वे में ले लें तो बन जाती है यूनिटी, और नेगेटिव वे में ले लें तो बन जाती है क्या, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणा। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें उनकी कुछ गतिविधियों में भाग लेने से उन्हें रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में नहीं रहने देते, या फिर एक ही कुएं, हैंडपंप पानी नहीं लेने देते, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब क्या है कि आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं कि पहले इंडिया में ही क्या था, इंडिया में जो है कास्ट सिस्टम के आधार पर भेदभाव होता था। वैदिक काल से ही जो है चार वर्णों में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके सबके व्यवसाय बांट दिए गए, ठीक है। जो शूद्र थे उनका काम था ऊपर के तीनों की देखभाल करना। तो इंडिया में क्या था, इंडिया में एक दलित समुदाय था जिनके साथ बहुत ज़्यादा गलत भेदभाव किया जाता था। कैसे भेदभाव किया जाता था, जिस कुएं से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पानी भरते थे उधर दलितों को नहीं आने दिया जाता था। उस कुएं से दलितों को पानी लेने की अनुमति नहीं थी। मंदिरों में दलितों के लिए प्रवेश नहीं था। पढ़ने के लिए दलितों को आज़ादी नहीं थी। इस तरह का भेदभाव था कि असहनीय था, बहुत दुखदायी भेदभाव था। तो आप जानते हो कि जैसे कि हमारे जो संविधान के पिता कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने ही जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट किए थे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि वो खुद एक दलित समाज से थे, महार जाति के थे। उनके वो काफ़ी ज़्यादा एजुकेट थे, जिसके बावजूद भी उनके साथ भेदभाव हुआ और उन्होंने देखा कि ये तो बहुत गलत चीज़ है। वो उन्होंने जिसके कारण कि फिर क्या किया, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में इतनी सारी कुरीतियाँ भरी हुई थी, जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और उन्होंने ठान लिया कि मैं दलितों को समाज में, या फिर दलितों ही नहीं, महिलाएं, उनकी भी, पहले के ज़माने में महिलाओं की भी इज्जत नहीं हुआ करती थी, तो उनको अम्बेडकर ने दलितों को न्याय दिलाने के लिए और समाज में उनके लिए रुतबा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किए और ये प्रयास जो है सफल हुए। भेदभाव पहले कैसा होता था? जैसे अभी हमने बताया, समुदाय के दर पर दलित लोगों से भेदभाव हुआ करता था। लिंग के आधार पर बात करें तो हम महिलाओं से भेदभाव होता था। पहले महिलाओं को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी। प्रथा थी, विधवा सती प्रथा थी। आप सभी को पता है कि सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उसको ख़त्म करवाया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने महिलाओं की पढ़ाई को लेकर जो है ये सारी जो चीज़ें की गई थी। तो इस तरह से भेदभाव को ख़त्म करने के लिए कई सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा प्रयास करे। अंबेडकर जी ने दलितों को न्याय दिलवाया, जिन्हें हम क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का पिता। देखिए यहाँ पे अंबेडकर जी के बारे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम इसको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी, जो कि एक महार जाति, इनका जन्म महार जाति में हुआ था और अछूत, जो कि एक अछूत मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि दलितों को जो है, जो सबका कुआं होता था उससे पानी नहीं लिया जाना, मंदिरों में प्रवेश करना उनका मना था। ठीक है, उनका उन जो जहाँ ऊपर की 3 जातियों के लोग रहते थे वहाँ उन्हें रहना मना था। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं होती थी, उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गाँव के बाहर रहना पड़ता था, गाँव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करी और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। इन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरीके की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, डॉक्टर अंबेडकर ने उनका नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाहों से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। ठीक है, तो ये थी अंबेडकर जी के बारे में हमने बात पढ़ी। आगे स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम समानता के लिए संघर्ष की। तो आपको बताया कि इतने सारे जो भेदभाव होते थे वो किन कारणों के होते थे। सोच, हमारी जो पूर्वाग्रह की सोच धारणा, हमारी जो रूढ़िवादी धारणा थी, उनके आधार पर ये भेदभाव होते थे। अगर विविधता पॉजिटिव वे में अगर हम उसको लें तो वो बन जाती है एकता, और अगर विविधता नेगेटिव वे में ले तो वो उससे क्या उत्पन्न हो जाता है, असमानता, और असमानता के कारण क्या होते हैं, भेदभाव होते हैं। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने पुरुषों के बराबर मांग की। ठीक है, शिक्षक का अधिकार महिलाओं को नहीं था, उन्होंने शिक्षक का अधिकार मांगा। वोट का अधिकार महिलाओं को नहीं था, लेकिन वोट का अधिकार भी महिलाओं को दिया गया। हमारा जो जब संविधान बना
तो उसमें उसे यह देखते हुए बनाया गया कि भारत में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी विविधता है, तो यह जो विविधता है यह किसी के लिए भी असमानता ना लाए। इस संविधान को इस आधार पर बनाया गया कि सबको समान अवसर मिले। समान अवसर मिलने के लिए कुछ जो जातियां हैं, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको या और महिलाओं को रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके साथ भेदभाव ना हो, इसलिए। और वो आगे अपने जो भी क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में या फिर पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें और समानता का अधिकार जो उन्हें वो प्राप्त कर सकें। किसानों और दलितों ने अपने आपको जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसा भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसमें भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानताओं को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए। अभी मैंने आपको बताया ना कि संविधान को इस तरह से लिखा गया भारतीय लोगों, क्योंकि भारतीय लोगों को के द्वारा कि भारत में अलग अलग तरीके की धर्म है, अलग अलग तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, लोगों का अलग अलग रहन सहन है, तो इससे क्या हो, किसी के बीच भेदभाव ना उत्पन्न हो। संविधान को इस तरीके से बनाया गया। संविधान में क्या होता है, कानून बनाए जाते हैं, कानून सभी के लिए समान हो, सभी को यहाँ पे बोलने की आज़ादी हो, किसी के साथ छुआछूत ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से संविधान को बनाया गया। और आगे देखते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया कि यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करने रहे। अब जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम किसी के साथ कैसा भी भेदभाव कर देते हैं, लेकिन हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमें सबको समान समझना चाहिए। हमें दूसरे धर्म, दूसरी भाषा बोलने वाले या फिर दूसरे कल्चर में रहने वाले की क्या करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से जो हमारा धर्म है, जो हम पहनते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, जो हम खाते हैं, अगर हम किसी की इज्जत करेंगे तो ही तो सामने वाला हमारी इज्जत करेगा, तभी तो यूनिटी आएगी। तो हमें किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा है, बने सच्चाई बने, इसके लिए लोगों ने संघर्ष, उनके लिए आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम जरूरी हैं। अभी मैंने आपको बताया कि महिलाओं के साथ और जो है जाति के आधार पर जो भेदभाव होते थे उनको ख़त्म करने के लिए रिजर्वेशन चलाया गया। रिजर्वेशन के आधार पर, ताकि महिलाओं को क्यों नहीं भेजा जाता था स्कूल। ऐसा माना जाता है कि जो मुस्लिम लड़कियां होती हैं उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था। क्यों? क्योंकि अक्सर ये हमारे दिमाग में धारणा है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हो सकता है उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक ना हो, तो इस वजह से जो इन महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, ताकि लोग अपनी लड़कियों को, अपने घर की महिलाओं को आगे भेजें, व्यवसाय के मामले में भी और शिक्षा के मामले में भी। और जो जाति पिछड़ी हुई हैं उनको आगे बढ़कर मौका मिले पार्टिसिपेट करने का, अपना मुकाम हासिल करने का। वह गरीबों और मुख्य धाराओं से अलग थलग पड़े समुदाय को इस समानता के आधार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है।
उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। जब भी तो हमारे संविधान में हमें मौलिक अधिकार दिए गए, लोगों को क्या मौलिक अधिकार दिए गए कि उन्हें बिना भेदभाव, कोई उनसे भेदभाव नहीं कर सकता, उन्हें अपना धर्म के अनुसार जीने की जो है वो आज़ादी है। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, अपनी भाषा बोलने की आज़ादी है, अपने त्यौहार बोलने की आज़ादी है। ठीक है, तो जब भी तो हम बोलते हैं कि भारत में इतने सारे धर्म हैं, लेकिन भारत अपना कोई एक धर्म नहीं मानता। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। जैसे कि हम जानते हैं भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। बेशक भारत में इतने सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, लेकिन भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। इसीलिए तो संविधान को यह सोच के बनाया गया कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, सबको बोलने का अधिकार हो, सबको अपने त्यौहार मनाने का अधिकार हो। हिंदू को होली, दिवाली या जो भी उनके त्यौहार होते हैं वो मनाने का अधिकार हो, मुस्लिम को ईद मनाने का अधिकार हो, सिख को गुरु पर्व मनाने का अधिकार हो, ठीक है, पारसी को नवरोज मनाने का अधिकार हो। सबको अपने त्यौहार मनाने के अधिकार है और भारत धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। क्यों? भारत का जो संविधान है वो किसी एक धर्म को मानने पर जोर नहीं देता है। क्यों? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। तो बच्चों, ये हमने क्या जाना कि विविधता और भेदभाव क्या क्या चीज़ें हैं। विविधता को हमें एकता के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। विविधता को हमें किसी के साथ कोई भी किसी भी तरह से किसी के आधार पर भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर हमारे साथ भेदभाव होगा तो हमें दुख होगा। तो क्या हमें किसी को दुख देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने समझा कि भेदभाव क्या होता है और विविधता और भेदभाव में क्या अर्थ है। अगर विविधता नकारात्मक रूप पकड़ ले तो उसके कारण असमानता होती है और असमानता ही भेदभाव को जन्म देती है। ओके, तो आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और बच्चों, स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे हमारे जो संविधान का पहला पेज दिया गया है जिसमें कि साफ लिखा गया है। क्या लिखा गया है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो ये संविधान का पेज है जिसमें साफ लिखा गया है कि कोई भारत में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव धर्म, भाषा या फिर जाति, रहन सहन के आधार पर नहीं किया जाएगा। सबको अपनी बात बोलने का अधिकार है। सभी को अपने लिए सबको समानता का अधिकार है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 जो कि यहाँ फिनिश हो जाता है। लेट्स कॉल इट अ डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।